Yes, beta. Good evening, beta. Today I am going to tell you about the important numerical patterns which are related to the previous lecture. आपको मैंने एक प्रीवियस लेक्चर दिया था और उसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आपको बताए थे एंड आई हैव टोल्ड यू कि ये जो फार्मूलाज हैं इनके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनते हैं. सो लेट अस मूव टुवर्ड्स हाउ टू सॉल्व दीज नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स. यहाँ मेरे पास सीरीज ऑफ न्यूमेरिकल्स है बेटा और इन न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करते हैं. कैसे करके इनको सॉल्व किया जा रहा है यहाँ हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. नाउ वी हैव, यहाँ मैं लिखूंगा सम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स. ठीक है बेटा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे. मैं आज सीरीज ऑफ न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ. बहुत सारी वेराइटीज नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स मेरे पास हैं और वन बाय वन इनको सॉल्व करते जाएंगे. ठीक है बेटा, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखता हूँ. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? दिस वन, कैलकुलेट द normality of mixture when the first one 200 ml 0.2 N HCl and 100 ml 0.5 N NaOH are mixed. पहला पार्ट ये है. सेकंड पार्ट क्या है? दिस वन 100 ml हो गया और यहाँ लिया 0.1 N HCl हो गया एंड 50 ml और साथ में लिया 0.25 कैपिटल N NaOH. ध्यान देंगे बेटा, ये हमारे पास ये न्यूमेरिकल है. कैसे करके आपको इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, आपको निकालना क्या है? यू हैव टू फाइंड आउट, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर. आपको मिक्सचर की नॉर्मेलिटी निकालनी है और आपको इसने पहले वाला जो पार्ट है, पहले वाले पार्ट के लिए भी आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है और सेकंड वाले पार्ट के लिए भी आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है. पहले वाले पार्ट में 200 ml वॉल्यूम दिया है, 0.2 N HCl दिया है. द सेकंड वन एंड इसके साथ में ये HCl हो गया, ये एसिड हो गया और ये NaOH, ये बेस हो गया. बेस का कितना वॉल्यूम दिया है? 100 ml दिया है और साथ में क्या दिया है? इसकी नॉर्मेलिटी दे रखी है 0.5 N. ठीक है बेटा, इन दोनों को मिक्स किया गया, मतलब ये HCl हो गया, ये NaOH हो गया. इन दोनों को मिक्स किया. मिक्स करने के बाद ये बोल रहा है कि जो हमारे पास ये मिक्सचर बना, ठीक है, इसकी नॉर्मेलिटी निकालो. तो ध्यान देंगे बेटा, ये हमारे पास ये एसिड और बेस वाली रिएक्शन है, इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन है. ये कैसे रिएक्शन है? एसिड और बेस जब मिलते हैं तो सॉल्ट बनता है. क्या बनता है? सॉल्ट बनता है. इसलिए इस रिएक्शन का नाम है, दिस वन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सो लेट अस मूव. कैसे करके हम इसको सॉल्यूशन इसका लिखेंगे या सॉल्व करेंगे. इसका जो सॉल्यूशन है, फर्स्ट वाला जो पार्ट है, ऐसे क्वेश्चंस अगर हमारे पास आ जाएं तो हमें क्या करना होगा? नॉर्मेलिटी भी दे रखी है, वॉल्यूम दिया गया है. ऐसी कंडीशन में ऐसा करो भाई कि इनका मिली इक्विवेलेंट फाइंड आउट करो. क्या करना चाहिए आपको? यू हैव टू फाइंड आउट द मिली इक्विवेलेंट. बहुत क्लियर है. मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि जो नॉर्मेलिटी होती है वो नॉर्मेलिटी बराबर होता है इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और इनटू क्या कर दिया बेटा? हमने 1000 कर दिया और नीचे हमने वॉल्यूम किस में लिख दिया? दिस वन ml. अगर हम ऐसा लिख रहे हैं, वॉल्यूम ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई किया. अगर यहाँ से बेटा मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको बोलूँ तो ये दोनों मिल करके जो बनते हैं, दिस वन इज कॉल्ड मिली इक्विवेलेंट, इसे बोला जाता है. इक्विवेलेंट इंटू 1000 कर दिया, वॉल्यूम ml में है, इसलिए मिली इक्विवेलेंट बराबर क्या बना? दिस वन n इंटू वी.
ये हमारे पास मिली इक्विवेलेंट बना। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो मिली इक्विवेलेंट एसिड है वो किसके बराबर करते हैं, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस के बराबर करते हैं। दैट्स वाई जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना, इसका पार्ट फर्स्ट बना, यहाँ हम लिखेंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl इट जस्ट इक्वल टू दिस वन मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। ध्यान देंगे, सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए। ये जो रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन वाली जो रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन है ये, इतना ध्यान रखेंगे। अब हमारे पास एक HCl है और दूसरा NaOH है, ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल करेंगे। जो पोर्शन इसका छूट जाएगा उस पोर्शन से हम नॉर्मेलिटी को निकालेंगे। कल भी मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम अपने आप में एक एडिटिव प्रॉपर्टी होती है बेटा। वॉल्यूम कैसा है, एडिटिव प्रॉपर्टी है, मतलब वॉल्यूम का क्या होगा, एडिशन होगा जब भी मिक्सचर की बात करेंगे। बहुत क्लियर है बेटा। इसलिए अगर मान लो एसिड की बात करूं मैं, तो मिली इक्विवेलेंट का मतलब इसका कितना हो गया, NB इसका भी हो गया बराबर क्या करेंगे, NB इसका भी हो गया, ये अभी मैंने आपको बता दिया। और यहाँ N कितना है बेटा, दिस वन 0.2, वॉल्यूम कितना है, दिस वन 200 बराबर क्या करेंगे, यहाँ पे N कितना है 0.5 इंटू वॉल्यूम कितना है बेटा, दिस वन 100 ml। बहुत क्लियर है, गॉट द कंसेप्ट। अब हम इसे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे। मतलब इसका पॉइंट चला गया तो यहाँ से आ जाएगा दिस वन 40, कितना आएगा मिली इक्विवेलेंट 40 यहाँ आ गया। इधर कितना आएगा पॉइंट यहाँ से, ठीक है, ये बराबर कितना आ जाएगा दिस वन 50। मतलब मिली इक्विवेलेंट यहाँ 40 आया, मिली इक्विवेलेंट यहाँ कितना आ गया 50 आ गया। हम क्या बोलेंगे, जो मिली इक्विवेलेंट है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ, ये NaOH का कंसेप्ट बना, ये NaOH के लिए आया और ये किसके लिए आया, HCl के लिए। 40 मिली इक्विवेलेंट इसका कम है, इसका 50 ज़्यादा है, तो इसका 40 मिली इक्विवेलेंट ने NaOH के 40 मिली इक्विवेलेंट को क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। तो हम लिखेंगे मिली इक्विवेलेंट लेफ्ट, क्या लिखेंगे, मिली इक्विवेलेंट लेफ्ट कब, आफ्टर द रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन के बाद जो मिली इक्विवेलेंट छूट रहा है वो कितना छूट रहा है, ये हमारे पास 50 हो गया। इस 50 में से क्या कर देंगे, 40 कर देंगे, जो बराबर कितना आ जाएगा 10 मिली इक्विवेलेंट। और ये जो 10 मिली इक्विवेलेंट आपको मिला बेटा, ये बाई किसके द्वारा मिला, NaOH के द्वारा। क्योंकि जो 40 HCl था, 40 मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl था, वो 40 मिली इक्विवेलेंट ऑफ जो NaOH है उसने उसको क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। अब जो मिली इक्विवेलेंट बच रहा है वो किसका बच रहा है, NaOH का बच रहा है। बहुत क्लियर है बेटा। नाउ आपको तो मिली इक्विवेलेंट नहीं निकालना, आपको तो निकालना है नॉर्मेलिटी। इसलिए नॉर्मेलिटी बराबर क्या होगा, N बराबर क्या बनेगा, इक्विवेलेंट इंटू 1000, जिसे मिला करके क्या बोला, मिली इक्विवेलेंट बोला। अगर मैं इसे लिख दूं N बराबर दिस वन मिली इक्विवेलेंट और नीचे क्या लिख दूंगा, वॉल्यूम को ml में लिख दूं, तो ऊपर क्या आ गया हमारे पास दिस वन मिली इक्विवेलेंट और नीचे क्या है, वॉल्यूम है। और वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। इसलिए इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट N, अगर आप इस मिक्सचर की नॉर्मेलिटी को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कितना मिली इक्विवेलेंट बच गया बेटा, 10 मिली इक्विवेलेंट। और वॉल्यूम कितना है, इसका कितना ml था, 200 ml, इसका कितना है 100 ml। और मैंने आपको क्या बोला कि वॉल्यूम कौन सी प्रॉपर्टी है, दिस वन एडिटिव प्रॉपर्टी। मतलब क्या करेंगे, दिस वन 200 प्लस क्या कर दिया, 100 कर दिया, मतलब 10 बाई कितना हो गया, दिस वन 300, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, जो बराबर कितना आ गया बेटा 1/30। और इतना क्या बनेगा, दिस वन कैपिटल N, दिस वन नॉर्मेलिटी। आया बेटा आपको समझ में, इसका पहला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। लेट अस मूव टुवर्ड्स सेकंड पार्ट पे चलते हैं। पहला पार्ट आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा, सेकंड में भी वही करना है कि यहाँ 100 ml ऑफ क्या है, 0.1 N HCl है, 50 ml ऑफ 0.25 N NaOH। इसलिए हम क्या करेंगे, सेकंड वाले पार्ट में अगेन यहाँ लिखेंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ, क्या लिखेंगे, HCl बराबर लिखेंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ किसका, NaOH का बेटा। ठीक है, मिली इक्विवेलेंट मतलब
एन कितना है 0.1 इंटू वॉल्यूम कितना 100 हो गया, बराबर कितना हो गया मिली इक्विवेलेंट। यहाँ आया दिस वन 0.25 इंटू 50 हो गया, जो बराबर यहाँ तो आ गया 10 हो गया बेटा। यहाँ कितना बनेगा, ये 0 हो गया और 25 पंजे 125 हो गया, मतलब यहाँ पॉइंट कितने हो गए 2। दैट्स वाई ये बना 12.5 और ये कितना आ गया 10। तो हम लिखेंगे इसके बाद मिली इक्विवेलेंट ऑफ या मिली इक्विवेलेंट लेफ्ट, ये लिख देंगे। कब लेफ्ट कर रहे हैं, आफ्टर द रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन। मतलब 12.5 है और इसमें से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 10, जो बराबर कितना आएगा 2.5। इतना मिली इक्विवेलेंट आ गया बेटा हमारे पास आएगा किसका, NaOH का। किसका बच रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा था, NaOH का बच रहा है, इसी को बेस मानेंगे। इसलिए मिक्सचर की क्या निकालेंगे, नॉर्मेलिटी निकालेंगे, बराबर आएगा मिली इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम इज द एडिटिव प्रॉपर्टी, 100 ml ये आया, दूसरा कितना 50 है। दैट्स वाई ये कितना बना 100 प्लस 50, जो बराबर 2.5 बाई बनेगा 150, या ये आपने चेंज किया 25 हो गया, या 150 और एक 0 और, मतलब कितना हो गया 25 छक्या है ना, 6 टाइम जाएगा आपका 150। दैट्स वाई कितना है बेटा 1/60 कैपिटल N। गॉट द कंसेप्ट, आपको समझ में आ गया होगा कैसे करके हमने ये दोनों के दोनों जो पार्ट हैं उनको सॉल्व किया और कैसे करके हमने इनकी नॉर्मेलिटी को फाइंड आउट किया। बहुत इजी कंसेप्ट है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। यस बेटा क्वेश्चन नंबर 2 नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। यहां लिखा हमने दिस वन 1 लीटर ऑफ 0.1 m NaOH, 1 liter of 0.2 m KOH and 2 liter of 0.05 capital M barium hydroxide are mixed together। ठीक है बेटा, आगे क्या बोला है कि व्हाट इज द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ध्यान देंगे, इसने कंसंट्रेशन पूछा है कि व्हाट इज द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन का मतलब हो गया कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी। कंसंट्रेशन बोला गया है तो यहाँ तो आपको मोलैरिटी गिवन है, तो कैसे करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा। इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, अगर आपको याद होगा कल मैंने आपको जो रिजल्टेंट मोलैरिटी है और रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको दिया था कि मान लो हमारे पास वेराइटीज ऑफ क्या है, हमारे पास सॉल्यूशंस हैं एंड दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स, और उनको हम एक तीसरे कंटेनर में रखते हैं। अगर मान लो एक नए कंटेनर में अगर उन नंबर ऑफ जो हमारे पास सॉल्यूशंस हैं अगर उनको हम किसी नेक्स्ट कंटेनर में रख रहे हैं तो वहाँ पे टोटल जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम क्या होगा, ऐड होगा, और जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो भी क्या होंगे, ऐड होंगे। तो एक नया फॉर्मूला हमने फॉर्मुलेट किया था। यहाँ पे हमारे पास ये जो NaOH है ये एक बेस है, इसकी एसिडिटी जो है वो 1 की है। यहाँ KOH है, इसकी जो एसिडिटी है वो भी कितने की है, 1 की है। लेकिन ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें OH नेगेटिव आयंस कितने हैं, 2 हैं, इसलिए इसकी जो एसिडिटी बनेगी वो 2 की बनेगी। अगर यहाँ पे एसिडिटी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, दैट्स वाई अगर N फैक्टर की अगर बात कर रहे हैं तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम मोलैरिटी बेस्ड न मान करके इसको नॉर्मेलिटी बेस्ड लेकर के आगे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो नॉर्मेलिटी होती है वो नॉर्मेलिटी इक्वल टू N फैक्टर इंटू मोलैरिटी होती है। तो यहाँ N फैक्टर बन रहा है, N फैक्टर तो सभी के अंदर है, लेकिन N फैक्टर यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया।
दैट्स वाई इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास जो फाइनल कंसंट्रेशन बनेगी जिसे रिजल्टेंट बोला जाता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नाउ दिस वन रिजल्टेंट जिसे बोलते हैं, फाइनल जिसे बोलते हैं, रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी। और कल आपको बताया था दिस वन इज N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 और डिवाइडेड बाई क्या बनेगा, वॉल्यूम इज द एडिटिव प्रॉपर्टी। और 3 सॉल्यूशन है, तीनों के मैंने क्या कर दिया, जितना वॉल्यूम था उनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। बहुत क्लियर है बेटा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ से स्टार्ट करो, एक हमारे पास NaOH है, यहाँ क्या दे रखा है, रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, इसकी नॉर्मेलिटी कितने की है, यहाँ देखेंगे आप कि अगर मान लो 0.1 m है और अगर आपने नॉर्मेलिटी निकालनी है तो क्या करेंगे, n फैक्टर इंटू मोलैरिटी, और n फैक्टर NaOH का कितना होगा, 1 होगा, 1 इंटू क्या बनेगा, m कितना है हमारे पास, 0.1 है। दैट्स वाई जो नॉर्मेलिटी भी बनेगी वो कितने की बनेगी, 0.1 n की ही बनेगी। तो अगर NaOH आपने लिया था बेटा, तो इस NaOH के लिए जो नॉर्मेलिटी बनी वो कितने की बनेगी, 0.1 की। वैसे ही अगर मान लो आप NaOH के बाद अगर KOH की अगर बात करते हैं तो इसके लिए अगर आप n निकालना चाहें तो बेटा कितना होगा, 0.2 m बराबर कितना बनेगा, 0.2 n बन जाएगा, क्योंकि इसका भी जो n फैक्टर है वो बराबर कितने का, 1 का है। और अगर मान लो आप बेरियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप लेते हैं तो बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है ये टूटेगा और टूटने के बाद क्या बनता है, अगर एक्वा सॉल्यूशन इसका बनाए तो Ba+2 आयन बनेगा, 2OH नेगेटिव आयन बनेगा, इसलिए इसका जो n फैक्टर बनेगा वो 2 का बनेगा। दैट्स वाई अगर मान लो इसकी जो नॉर्मेलिटी अगर आपको निकालनी है तो क्या करेंगे, n फैक्टर इंटू मोलैरिटी, n फैक्टर इसका कितना आ गया, 2 आ गया, मोलैरिटी कितने की दे रखी है, दिस वन 0.05, ठीक है बेटा, ये बना, जो बराबर कितना आ गया, 0.1, इतना नॉर्मल बनेगा। आया बेटा समझ में, यस एंड नो। तो यहाँ आपको क्या करना है, N1V1 N2V2 N3V3 को पुट करो, नीचे V1 V2 V3 से डिवाइड करो, तो N1V1 कितना लिखेंगे, यहाँ पे N1 कितना हमारे पास, लिखते जाओ, दिस वन 0.1 और वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर, प्लस करेंगे N2 कितना है, दिस वन 0.2 इंटू वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर, प्लस करेंगे N3 कितना आ गया, अब नॉर्मेलिटी कितने की आ गई हमारे पास, ये नॉर्मेलिटी आपने निकाल दी, ये नॉर्मेलिटी कितनी आई, 0.1 की। ये चाहो तो आप इसे ऐसे लिख दो, 2 इंटू 0.05 और इंटू वॉल्यूम कितना है इसका, 2 लीटर है इसका, तो यहाँ क्या कर दिया आपने 2, ये मिला करके आपका पॉइंट का 1 आ गया, इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना कितना है, 1 एक का है, दूसरे का भी 1 है, तीसरे का कितना 2 है। दैट्स वाई जो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी आपने निकाली, यहाँ से कितना आएगा, दिस वन 0.1, प्लस करके यहाँ से कितना आएगा, 0.2, प्लस करके यहाँ से कितना आ रहा था, 0.1 आ रहा था, और 0.1 से 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स वाई ये कितना आ गया, 0.1 इंटू ऐसा कर दो, चलो है ना, बाई कितना हो गया, 2 और 1 3 और 1 4 ऐसा लिख दिया आपने, या 0.1 इंटू सॉरी प्लस करके 0.2 और प्लस करके 0.2, दैट्स वाई ये 4 आ गया, यहाँ कितना हो गया 0.2 0.4 और कितना बनेगा, दिस वन 0.5 बाई कितना बनेगा, 4 बनेगा, मतलब 5 बाई कितना बनेगा बेटा, 40 बनेगा, बराबर कितना बनेगा, 1 बाई कितना बनेगा, 8 बनेगा। दिस इज द रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी। और यही आपको क्या करना था, निकालना भी था कि कैलकुलेट द और व्हाट इज द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। और जो कंसंट्रेशन आई वो नॉर्मेलिटी की टर्म में हमने निकाल दिया, और ये जो नॉर्मेलिटी के लिए आपने फाइंड आउट किया, दिस वन 1/8n। व्हाट द कंसेप्ट बेटा। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स अनदर न्यूमेरिकल। यस बेटा, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। और यहाँ ध्यान देंगे, दिस वन ये है, व्हेन पोटाशियम permanganate is titrated against ferrous ammonium sulfate, ferrous
अमोनियम सल्फेट। आपको याद होगा कल भी मैंने आपको बताया था, इसे नाम देते हैं मोहर सॉल्ट बोलते हैं बेटा। इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट इज, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनो आप। क्या क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हेन पोटाशियम परमैंगनेट इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट फेरस अमोनियम सल्फेट। ठीक है, क्या कंपाउंड लिया? फेरस अमोनियम सल्फेट लिया हमने, और जिसे मोर सॉल्ट भी बोलते हैं, और इसकी रिएक्शन किस मीडियम में हो रही है? एसिडिक मीडियम में हो रही है। आपको क्या निकालना था? इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट। पोटाशियम परमैंगनेट का आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो भाई सबसे पहले तो क्या करेंगे, इस रिएक्शन को आपको लिखना पड़ेगा, ये गिवन नहीं है। तो जब भी आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है बेटा, तो भाई ऐसा करो, सबसे पहले इस रिएक्शन को लिखो। एंड यस्टरडे आई हैव टोल्ड यू अबाउट, कि कल मैंने आपको ये रिएक्शन आपको बताई थी कि इस रिएक्शन को लिखते कैसे हैं। तो क्या किया बेटा हमने, अगर आपको ध्यान होगा, हमने लिया था KMnO4 जिसका नाम है पोटाशियम परमैंगनेट। इसकी रिएक्शन करवानी है फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ में, FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 हो गया, प्लस करके H2SO4 हो गया। और यहां से जो कंपाउंड बन रहा था, अगर आपको याद होगा, K2SO4 एक बना था, MnSO4 दूसरा बना था, यहां से Fe2SO4 होल थ्राइस एक बना था। फिर अगर आपको याद होगा, अमोनियम सल्फेट एक और बनाया था, और साथ में वाटर निकाला था। अगर आपको ये रिएक्शन याद है, इसकी बैलेंसिंग भी आपको कल मैंने आपको बताया था कि इसको बैलेंस करना भी आपको आना चाहिए। तो इसकी बैलेंसिंग में आपको बताया था कि जो KMnO4 वो 2 आता है, मोहर सॉल्ट जो है फेरस अमोनियम सल्फेट के कितने मॉलिक्यूल्स, साथ में यहाँ पे 6H2O भी आएगा बेटा, और प्लस करके H2SO4, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, प्लस करके 8H2SO4 लिख दिया। ये ऐसे करके बना दिया। क्या लिखा बेटा? 2KMnO4 हो गया। फेरस अमोनियम सल्फेट में वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं फॉर क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? 6 मॉलिक्यूल्स फॉर क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, 8H2SO4 लिया, यहां से K2SO4 बना, फिर यहां हमने लिख दिया दिस वन 2MnSO4 लिखा, यहां लिख देते हैं 5Fe2SO4 होल थ्राइस हो गया। और हमारे पास प्लस करके क्या है, हमारे पास अमोनियम, और कितना अमोनियम है यहाँ पे? 10, मतलब इसके आगे कितना आ जाएगा? दिस वन 10, और यहां निकाला था दिस वन 68H2SO4। बहुत क्लियर है बेटा? ये हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, और इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में देखो, हमें यहाँ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी मैं आपको इस रिएक्शन को बता रहा हूं कैसे करके आपने इसको लिखा है। इसमें आपको पोटाशियम परमैंगनेट, ध्यान से सुनेंगे, पोटाशियम परमैंगनेट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। अगर आपको याद होगा कि इक्विवेलेंट वेट को कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको बोला था कि इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, जो मोलर मास होगा या मॉलिक्यूलर वेट होगा, उसको क्या करेंगे, उसके n फैक्टर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास कंसेप्ट था। और ये जो पोटाशियम परमैंगनेट है, ये अपने आप में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर आपको याद होगा, मैंने कंसेप्ट पहले करवा रखा है। और अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी करता है, किसकी प्रेजेंस में करता है? इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे लिया जा रहा है, एसिड की प्रेजेंस में ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। इसलिए इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि ये जो पोटाशियम परमैंगनेट है, इस पोटाशियम परमैंगनेट में जो KMnO4 है, वो KMnO4 को हम क्या लिख रहे हैं कि वो किस में चेंज हो रहा है? MnSO4 में चेंज हो रहा है। ये समझने वाली चीज है। मतलब क्या लिखा? KMnO4 का कन्वर्जन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एसिड, तो किस में चेंज हो गया बेटा? ये MnSO4 में चेंज हो गया।
इसको लिखने का तरीका है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, जिस बच्चे को ये समझ में आ गया उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें हमने क्या किया, इसको आयनिक फॉर्म में हम जब लिखेंगे तो ये टूटेगा, टूटने के बाद बनेगा K प्लस आयन एक बनेगा और दूसरा बनेगा MnO4 नेगेटिव आयन। और यहाँ पे MnSO4 अगर टूटेगा बेटा तो टूटने के बाद, ऐसा तो टूटेगा नहीं, ठीक है, हम ऐसे करके ड्रॉ करेंगे इसे एक्वस मीडियम में, दैट्स वाई यहाँ से ये बनेगा Mn+2 आयन बनेगा और दूसरा बनेगा सल्फेट आयन। अब हमने क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा गया कि इक्विवेलेंट वेट निकालो, और किसका निकालो भाई, पोटाशियम परमैंगनेट का निकालो, इसलिए हम क्या करेंगे कि हम जो हमारे पास Mn है उस Mn को देखें, क्योंकि सेंट्रल मेटल ये है, सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं और सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आएगा। पोटाशियम में कोई चेंज नहीं आता, यहाँ पोटाशियम +1 का है, ध्यान देंगे, तो ये जो कंपाउंड बन रहा है इसमें भी पोटाशियम कितने का, +1 का ही है, जबकि जो Mn है उस Mn में चेंज है, जबकि ऑक्सीजन यहाँ पे -2 है और जो ऑक्सीजन यहाँ चेंज में आ रहा है ये ऑक्सीजन भी -2 है। तो चेंज जो आ रहा है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर या किसी में अगर चेंज आ रहा तो वो Mn में आ रहा है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे अब यहाँ से क्या चीज़ निकालूं, MnO4 नेगेटिव आयन निकालूं और यहाँ से क्या निकालो, Mn+2 आयन को निकालो, तो ओवरऑल जो ये रिएक्शन लिखी हमने, इस रिएक्शन को समराइज करके क्या कैलकुलेशन करके क्या चीज़ हमें मिली, हमने ये देखा, ओवरऑल हमने ये देखा कि जो MnO4 नेगेटिव आयन है बेटा इस रिएक्शन में वो Mn+2 आयन में चेंज हो रहा है। मेन कंसेप्ट ये बना भाई, जिस बच्चे को इतना समझ में आ गया उसको इसे सॉल्व करने में या ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में एक भी दिक्कत नहीं आई। बहुत क्लियर है, क्या बोला कि MnO4 नेगेटिव आयन हो गया और Mn+2 आयन में चेंज हो गया। अब क्या करेंगे कि जो MnO4 नेगेटिव आयन है उसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। अभी मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट जो है या ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसका डिटेल करवाऊंगा किसी दिन, दूसरे जो वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा इन दैट कंडीशन, तब जाकर के आपको इसको पूरा डिटेल में करवाऊंगा। आज मेरा टॉपिक वो नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं MnO4 नेगेटिव आयन की मैं बात कर रहा हूँ और अगर आपको Mn का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, इन दोनों के अंदर भी स्मॉल बहुत थोड़ा सा वेरिएशन है, वो भी सिखाया जाएगा आपको। तो अगर मान लो आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें या नंबर निकाल लें तो जिसका निकालते हैं उसे x मानते हैं और प्लस करके इस ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज होता है वो टोटल यहाँ लिख दूंगा मैं -2, लेकिन ऑक्सीजन है कितने बेटा, 4 हैं, इसलिए मैंने 4 आगे लिख दिया। और ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज बनता है वो कितने का आता है, -2, जो बराबर इस पूरे कंपाउंड या आयन के अंदर जो चार्ज आया वो -1 आया। इसलिए कैलकुलेशन आप समझ पा रहे होंगे कैसे करके हम ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट को निकालते हैं। x लिख दिया, यहाँ कितना हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, ये माइनस का बन जाएगा, बराबर -1 हो गया, x बराबर 8 -1 हो गया, x बराबर +7 आ गया। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें, बहुत जल्दी अगर हमें समझ में अगर हम बेसिक चीज़ें नहीं सीखते हैं तो हमें केमिस्ट्री समझ नहीं आती। बेसिक चीज़ें, बेसिक से जिस बच्चे को समझ में आ गया, छोटी छोटी बातें जिस बच्चे को समझ में आ गई, उस बच्चे को टॉपिक को समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। एक बहुत बड़ा न्यूमेरिकल लेकर के यहाँ पे स्टार्ट हो जाए और उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दें और बच्चे को ये पता नहीं चला कि मैंने सीखा क्या, आज टीचर ने क्या पढ़ाया, इससे कोई लेना देना नहीं। वही बच्चे कंपटीशन लेवल के अंदर वही बच्चे आगे निकलते हैं जिन बच्चों को बेसिक चीज़ें समझ में आती हैं, जिसका बेसिक क्लियर है, फंडा जिसे बोलते हैं, बेसिक फंडा जिस बच्चे के क्लियर हैं उसको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हमने क्या किया, कैसे करके इस Mn के ऊपर जो चार्ज था जिसे मैंने ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट बोल रहा हूँ मैं, वो निकाला। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी जब इसका वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। Mn के ऊपर जो चार्ज बेटा मैंने अभी निकाला वो +7 आ गया। +7 का कन्वर्जन किस में हो रहा है, +2 में हो रहा है, ये चीज़ सीखने वाली है। और यहाँ पे +7 अगर +2 में जा रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम हो रहा है। ये आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और इस पॉजिटिव चार्ज को जो हमने निकाला, अगर मैं इसे लिख रहा हूँ ऑक्सीडेशन नंबर, मैंने बोला बेटा इसे, तो हम बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और +7 से अगर +2 में जा रहा है
तो कितने इलेक्ट्रॉन, देखो जब भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा इसे एक दूसरी लैंग्वेज में बोला जाता है, सिखाया जाएगा आपको ये भी, इसे बोला जाता है बेटा रिडक्शन। और रिडक्शन कहाँ बोला जाता है, इसे बोलते हैं नंबर या नंबर ऑफ गेन, या इलेक्ट्रॉन को जब गेन किया जाता है तो इसे लिखेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को गेन किया जा रहा है, इस प्रोसेस को हमने नाम दिया रिडक्शन। तो यहाँ +7 से +2 में जा रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया होगा बोलो आप, टोटल नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया। और अगर आपको याद होगा जब मैंने आपको इक्विवेलेंट वाला कंसेप्ट दिया था, एट दैट टाइम आई हैव टोल्ड यू कि अगर आप इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो जितना उसका मोलर मास होगा या मॉलिक्यूलर वेट होगा और डिवाइड बाय क्या करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन। ठीक है बेटा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहे हैं। पोटेशियम परमैंगनेट क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। दैट्स वाई अगर आपको अब क्या करना, इक्विवेलेंट वेट निकालना है, किसका इक्विवेलेंट वेट निकालना, आपको KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या बनेगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट, जिसे कि मैं m से डिनोट कर लेता हूं, और नीचे कितना लिख दूंगा, दिस वन 5। क्या आपको समझ में आया, दिस वन 5 क्या है, n फैक्टर है, वो मैंने यहाँ लिख दिया, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन किए। ठीक है बेटा, आपको समझ में आया कैसे करके हमने यहाँ इक्विवेलेंट वेट निकाला पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक बेटा, लेट अस मूव टुवर्ड्स अनदर न्यूमेरिकल। यस बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं उसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं बेटा, एंड दिस वन इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO2 when it disproportionate into pH3 and H3PO3. Got the concept? ये बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसने क्या बोला कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO2 व्हेन इट डिस्प्रोपोर्शनेट इनटू PS3 एंड H3PO3। सबसे पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आप समझो तो इसमें एक टर्म आ रहा है जिसे बोला गया डिस्प्रोपोर्शनेट। क्या बोल रहा हूं मैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन, इसे आगे पढ़ते हैं। और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस कौन होती हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस वो होती हैं व्हेन द सेम एलिमेंट undergoes oxidation as well as रिडक्शन। ध्यान देंगे, जहां पे एक ही एलिमेंट, सेम एलिमेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है और उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी होता है। ध्यान से सुनेंगे बेटा, क्या बोला जा रहा है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस कौन होती हैं, वो रिएक्शन होती हैं जिस रिएक्शन में एक ही एलिमेंट का क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है और उसी एलिमेंट का क्या होता है, रिडक्शन भी होता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिखता हूँ, मेरे पास एक कॉपर है, इस कॉपर का कन्वर्जन Cu+ आयन है और Cu+2 आयन में चेंज हो रहा है। कॉपर इज कन्वर्टेड इनटू Cu+ आयन एंड Cu, नहीं इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे दिस वन Cu+ आयन और एक कॉपर हो गया। देखो बेटा, ये जो Cu+ आयन है, Cu+ आयन जो है ये कॉपर में भी जा रहा है और ये यहाँ से चेंज होकर के किस में जा रहा है, Cu+2 आयन में भी जा रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि इस कॉपर के ऊपर जो चार्ज आया वो कितने का आया, +1 का चार्ज आया, और यहाँ कॉपर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो ये 0 हो गया। तो कॉपर जो है +1 से 0 में जा रहा है, +1 से 0 में जा रहा मतलब कम हो रहा है। क्या बोलेंगे बेटा, इसे ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसे क्या बोलेंगे, डिक्रीज कर रहा है। और यहाँ पे +1 से लेकर के +2 में जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है।
बहुत क्लियर है बेटा। जहां ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है उसे बोला जाता है ऑक्सीडेशन, जहां ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है उसे बोला जाता है दिस वन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो एक ही एलिमेंट बहुत सारी रिएक्शंस बनती हैं, बहुत सारी रिएक्शंस हमारे पास हैं जिसमें एक ही एलिमेंट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, एक ही एलिमेंट का क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। या जैसे मान लो यही रिएक्शन जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, H3PO2 हो गया और H3PO2 किस में चेंज हो रहा, PS3 में चेंज हो रहा, दूसरे H3PO3 में चेंज हो रहा बेटा, ध्यान देंगे आप। तो इसमें क्या है, अगर मैं आपको बोलूं कि फास्फोरस ये जो P है, हर एक जो P यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालते हैं, दिस वन H3PO2, इन तीनों के अंदर जो फास्फोरस यहाँ है, यहाँ हो गया और यहाँ हो गया। अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर को निकालते हैं तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं भाई उसे हमने क्या लिख दिया, दिस वन X लिख दिया, यहाँ प्लस कर दिया, इधर प्लस किया, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 2 लिख दिया, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज माइनस का 2 आता है, हाइड्रोजन को +1 लिया जाता है, दिस वन +1, कितने हाइड्रोजन है, 3 है, इसलिए अगर आपको X निकालना हो तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 जब 4 होगा, ये प्लस करेंगे, प्लस का यहाँ 3 हो गया, डेट्स वाई X यहाँ बराबर 0 कर देंगे, ठीक है बेटा। तो X -4 और ये कितना बनेगा, माइनस का 1 बनेगा बराबर 0, देन X इक्वल टू कितना बनेगा, +1। यहाँ X कितना आया, +1 आ गया, दिस वन +1। अगर मैं आपको PS3 की अगर बात करूं तो PS3 में अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो ये हमारे पास ये X आ गया, ये प्लस लिखा, ये 3 हो गया, प्लस का 1 हो गया बराबर 0 हो गया, हाइड्रोजन को +1 लेते हैं, डेट्स वाई X बराबर कितना आएगा, -3। यहाँ कितना आया बेटा, दिस वन -3। यहाँ H3PO3 में अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 का बनेगा नेगेटिव, 3 का पॉजिटिव, 3 का नेगेटिव आएगा, उधर जाएगा तो 3 का पॉजिटिव आएगा। बहुत क्लियर है बेटा। अब ध्यान से सुनो, यहाँ हमारे पास फास्फोरस की मैं बात कर रहा हूं कि फास्फोरस एक तो +1 से किस में जा रहा, -3 में जा रहा है, और दूसरा फास्फोरस जो है वो +1 से लेकर के और +3 में जा रहा है। तो +1 से +3 में जा रहा मतलब बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर, इसे लिखेंगे इंक्रीजेस। और कितने से बढ़ रहा है भाई, +1 में अपने यहाँ पर यहाँ कितना आ गया, +3 आ गया, तो इंक्रीजेस बाई क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे बेटा। और यहाँ हमारे पास कितना हो गया, +1 से लेकर के और किस में जा रहा, -3 में, हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर और क्या लिख देंगे, डिक्रीजेस बाई, और कितने से डिक्रीज करेगा, +1 से लेकर के -3 में जा रहा तो हम लिख देंगे 4 से डिक्रीज कर रहा। बहुत क्लियर है, गॉट द कंसेप्ट, ये सभी को समझ में आ गया। अब आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट वेट। आपको तो निकालना इक्विवेलेंट वेट है, किसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, H3PO2 का इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है। तो अगर आपको इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट n फैक्टर, आपको n फैक्टर निकालना है। तो मान लो, ध्यान से सुनो कि यहाँ से जो जहाँ रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर जहाँ कम हो रहा है, इसे मैं क्या बोलता हूँ, रिडक्शन हो रहा है, इसे N1 मानता हूँ, N1, और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसे हम ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं। अगर मान लो मैं इसे बोलता हूँ कि दिस वन N2, गॉट द कंसेप्ट। तो यहाँ एक फॉर्मूला बनता है n फैक्टर निकालने का। ऐसे रिएक्शन में अगर रिएक्शन कैसी है, डिस्प्रोपोर्शनेशन वाली रिएक्शन है, तो n फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या बना, N1 इंटू N2, N1 इंटू N2 बाई N1 प्लस N2, यहाँ से आ जाएगा आपका n फैक्टर। अब देखो आप, N1 कितना है, बराबर आ गया आपका 4 इंटू n फैक्टर कितना है 2, यहाँ 2 ले लिया, नीचे क्या करेंगे, N1 कितना हो गया 4 + 2, मतलब 4 दूना 8 हो गया, और ये कितना हो गया 6 हो गया, 2 4 जा और 2 3 जा, बराबर कितना आया 4/3। गॉट द कंसेप्ट, यस एंड नो। n फैक्टर कितना आया, 4/3 आ गया। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट, अब आपको क्या करना है, आपको निकालना इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या बनता है, m बाई मोलर मास बाई क्या बनेगा, n फैक्टर। दैट्स वाई जो मोलर मास है, जितना भी इसका मोलर मास आ रहा होगा, मैं उस पर कैलकुलेशन पे नहीं जाऊंगा, वो सिखा रहा है कि आपको कैसे करके निकालते हैं मोलर मास। तो यहाँ मोलर मास आपने लिख दिया, n फैक्टर कितना लिखा आपने, 4/3 लिख दिया,
दैट्स वाई जो बराबर क्या बनेगा 3m/4 एंड दिस इज द आंसर ऑफ सच क्वेश्चन और दिस क्वेश्चन। गॉट द कंसेप्ट बेटा? कैसे करके हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। ऐसे बहुत सारे पैटर्न आते हैं, अगर ऐसे पैटर्न आएंगे तो आपको इनको सॉल्व करना आना चाहिए। लेट अस मूव, एक क्वेश्चन और बनता है हमारे पास। यस बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ना क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? दिस वन, हाउ मेनी ml of 1m H2SO4 is required to neutralize 10 ml of 1m NaOH सॉल्यूशन। ध्यान से सुनेंगे बेटा, क्या चीज है ये? क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी ml of 1m H2SO4 इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 10 ml of 1m NaOH सॉल्यूशन। इसे बेटा अगर मैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करूं तो ये हमारे पास एक टर्म आता है एसिड बेस टाइट्रेशन। अगर आपको याद होगा, टाइट्रेशन में आपको सिखा चुका हूं। और एसिड बेस टाइट्रेशन जो बनती है, कल मैंने आपको बोला था कि भाई अगर मान लो हमारे पास कोई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में भी मैंने स्पेशली आपको बोला था कि जो टाइट्रेशन वाले रिएक्शन है, तो जनरली ऐसी जगहों पे हम क्या करते हैं, उस रिएक्शन का यूज करते हैं और मोलैरिटी बेस्ड है। दैट्स वाई इसका जो सॉल्यूशन बनेगा, अगर आपको याद है, M1V1/N1 बराबर बनेगा M2V2/N2। और अगर मान लो यहां मैंने क्या कर दिया, दिस वन H2SO4 ले लिया यहां, और यहां अगर मैं क्या करता हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेता हूं, तो अगर मैं इसकी रिएक्शन लिखूं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखूं एसिड बेस की, तो यहाँ पे H2SO4 हो गया, और अगर ये NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है तो 2 NaOH को आपको लेना पड़ेगा, इसलिए यहाँ से एक बना Na2SO4 बन गया, और दूसरा यहाँ से प्लस 2H2O बनेगा बेटा। अब ध्यान देंगे कि अगर मान लो हमारे पास H2SO4, इसे मैं N1 बोल रहा हूं तो ये कितना बनेगा 1, अगर मैं इसे N2 बोल रहा हूं तो बराबर कितना बन गया 2 बन गया। आपको ये समझना है, मैंने इस रिएक्शन को इसलिए लिखा कि आपको क्या समझ आ जाए, N1 और N2 को फाइंड आउट कर लें। तो यहां हमारे पास दिस वन सल्फ्यूरिक एसिड N1 और यहाँ NaOH N2। M1 कितना दिया है, M1 सल्फ्यूरिक एसिड का दिया है दिस वन 1, तो हमने क्या किया 1 इंटू वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम तो भाई आपको सल्फ्यूरिक एसिड का निकालना है, तो वॉल्यूम आपने V लिख दिया, बाई क्या करेंगे N1, और N1 सल्फ्यूरिक एसिड का कितना है 1 है, बराबर क्या करेंगे M2। M2 किसके केस में, दिस वन NaOH का वॉल्यूम कितना लिया, या इसका मोलैरिटी कितने हैं 1m किया, दैट्स वाई 1 हो गया। इसका वॉल्यूम कितना लिया, दिस वन 10 ml इसका वॉल्यूम है, दैट्स वाई 10 लिख दिया। नीचे लिखेंगे इसका N2 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दिस वन 2, दैट्स वाई 2 लिया। ये हमारे पास यहाँ से कैंसिल करेंगे, ये 5 आ जाएगा, दैट्स वाई जो V बनेगा ये बराबर कितना बना, इट जस्ट इक्वल टू 5 ml। फॉर द कंसेप्ट बेटा आपको समझ में आया होगा। आज बेटा मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं, हर एक क्वेश्चन का अलग अलग पैटर्न था, कैसे करके ऐसे न्यूमेरिकल पैटर्न जो हमारे पास बनते हैं उनको सॉल्व करते हैं। सभी बच्चों को ये समझ में आना चाहिए। बेसिक चीज़ें मैं बार बार बोलता हूँ कि बच्चे को बेसिक्स समझ में आ गई, छोटी छोटी चीज़ें बच्चे को समझ में आ गई तो उसे केमिस्ट्री समझना कोई टफ नहीं है, केमिस्ट्री इजीली वो समझ पाता है। अगर हम बेसिक चीज़ें ना समझ करके स्टार्टिंग में इनिशियली, जो बच्चा जब +1 में आता तो एक नर्सरी के स्टूडेंट के जैसा रहता है, उसे सारी चीज़ें ABCD उसे केमिस्ट्री की सीखनी पड़ती हैं। आप 9th 10th में या छोटी क्लासेस में कितना आपने सीखा है, वहाँ का सिलेबस और यहाँ के सिलेबस में बहुत अंतर है। तो बेसिक चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। जिस बच्चे को बेसिक चीज़ें समझ में आ गई, डेफिनेटली वो बच्चा लाइफ में कभी भी रिग्रेट नहीं हो सकता है। थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू।